सेहतमंद पाकिस्तान के साथ खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा। नाज़रीन, पाकिस्तान में बहुत सारी बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलती हैं, जिनमें मुतअद्दी अमराज़, जिनके अंदर टीबी, मलेरिया, HIV एड्स का नाम भी आपने सुना होगा, हेपेटाइटिस सी, और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनमें ब्लड प्रेशर, शुगर और इस तरह की बीमारियां। बहुत सारी बीमारियों पे बहुत बात होती है, लेकिन एड्स एक बीमारी जो बहुत तेज़ी से पाकिस्तान में फैल रही है, इसके ऊपर हमारे लोगों को ज़्यादा मालूमात पता नहीं, और इसके बावजूद कि इसका मुकम्मल इलाज मौजूद है, हम इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे पाते। 1 दिसंबर को पूरी दुनिया में एड्स डे मनाया जाता है। इसी मुनासबत से आज हमने अपने प्रोग्राम को डेडिकेट किया है एड्स के लिए, और इसके लिए हमने 2 माहिरीन को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है, जिसमें सबसे पहले डॉक्टर साइमा पराचा हैं, जो कि टेक्निकल एडवाइज़र हैं एड्स प्रोग्राम में, और दूसरे मिस फहमीदा ख़ान हैं, जो कि कम्युनिटी सपोर्ट एडवाइज़र हैं UN एड्स के अंदर। आप दोनों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमारे नाजरीन को ये बताइए कि एड्स का जो मसला है पाकिस्तान में, ये क्या वाकई मसला है और इसकी नौइयत क्या है? जी, HIV एड्स पाकिस्तान में एक तेज़ी से बढ़ती हुई बीमारी है, जो कि हम समझते हैं, जिसका ज़िक्र नहीं होता तो शायद ये एग्ज़िस्ट नहीं करता, या ये हमारे माशरी इक़दार के अगेंस्ट है, तो शायद हमारे मुल्क का ये एक मसला नहीं है, जबकि सूरत हाल इसके बरअक्स है। पाकिस्तान इस वक्त एशिया स्पेसिफ़िक या साउथ एशिया रीजन में उन चंद ममालिक में से एक है जिसमें सबसे ज़्यादा ये बीमारी फैल रही है। पिछले 10 सालों में 84% या % इजाफ़ा हुआ है HIV एड्स के मरीज़ों में। इस वक्त हमारे मुल्क में 2 सूबे, जो कि पंजाब और सिंध हैं, ये 90% HIV का बर्डन उठा रहे हैं। कुल 2,10,000 मरीज़ हमारे पास हैं मुल्क में, जो इस वक्त HIV की बीमारी का शिकार हैं, जिनका हमें पता है, जिनका एस्टिमेटेड है। उसमें से हमें सिर्फ पता 20% लोगों का है। यानी 50,000 लोग वो हैं जिन्होंने टेस्ट कराया और उनको अपने स्टेटस का पता है। लेकिन तखमीना जो है वो 2,10,000 जी 2,10,000 है। और फिर जो लोग दवा ले रहे हैं, हमें ये याद रखना चाहिए कि HIV काबिले इलाज है, इसकी दवा मौजूद है, तो सिर्फ 30,000 लोग वो हैं जो दवा ले रहे हैं। तो बाकी 20,000 किधर हैं? बाकी 20,000 वो हैं जो डायग्नोज तो हो गए, लेकिन वो फिर सिस्टम में नहीं आए, वो हमारे माशरे में घूम रहे हैं, जिनका वायरल लोड इस वक्त इतना ज़्यादा है कि वो हम में से किसी को भी इन्फेक्ट किसी भी वक्त कर सकते हैं। यानी उनकी तशख़ीस हो चुकी है, लेकिन वो इलाज नहीं करवा रहे। जी, क्यों? इसके साथ मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो इसके ज़िम्मेदार हैं। गुर्बत, डिज़ीज़ एसोसिएटेड स्टिग्मा, ख़ानदान, माशरा, जो कि उनको बिहेवियर की वजह से या उनको इस डिज़ीज़ की वजह से वो समझते हैं कि ये शायद हमारे माशरे के इज़्ज़तदार फ़र्द नहीं हैं। वो उनको कैटेगराइज़ करते हैं उन लोगों में जो बदकिरदार हैं या जो सोशली अनएक्सेप्टेबल एक्टिविटीज़ में उनका रुझान ज़्यादा है। तो ये लोग अपने घर को बचाने के लिए, अपनी फैमिली के साथ रिश्ते को बचाने के लिए अक्सर अपना स्टेटस भी डिस्क्लोज़ नहीं करते, यानी वो ये नहीं बताते कि हम HIV का मरीज़ हैं, और फिर वो दवा नहीं लेते, तो वो हमारे माशरे में गुम है। दूसरा, इसकी एक बड़ी रीज़न ये है कि हमारे मुल्क में ये इन्फेक्शन फैल रहा है उन लोगों से जो कि इंजेक्शंस को दोबारा से दोबारा इस्तेमाल करते हैं, या वो लोग जो मंशियात के आदी हैं और वो इंजेक्शन के ज़रिए मंशियात अपनी बॉडी में डालते हैं। ठीक है डॉक्टर सामा। मिस फहमीदा, मैं आपसे इसी बात को जारी रखते हुए कि जो इन्होंने कहा हाई रिस्क ग्रुप्स जिनको हम कहते हैं, मंशियात इस्तेमाल करने वाले लोग या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी या सेक्स वर्कर्स, तो आप चूँकि कम्युनिटी सपोर्ट एडवाइज़र हैं, तो आपका तो बराह रास्त ताल्लुक़ रहता होगा इन लोगों के साथ, तो आप ज़रा इस पे रोशनी डालें और हमारे नाजरीन को बताएं कि ये हाई रिस्क ग्रुप कौन से हैं और ये एड्स इनमें कैसे और क्यों फैलती है। अच्छा, इसी की डॉक्टर साइमा की बात को आगे लेके जाते हुए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि जो 2,10,000 का जो तखमीना है हमारे पास औसतन लोग, इसमें आप ये देखें कि जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए अचंभे वाली बात है कि आपके पास इस वक्त 52 ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं पूरे पाकिस्तान में।
जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्टिंग देते हैं, जो कि मुफ्त इलाज मुहैया करते हैं, इलाज दे रहे हैं, मुफ्त तशख़ीस पूरे पाकिस्तान में है ये 52, ये नहीं है कि सिर्फ कराची लाहौर में, नहीं ऐसा नहीं है। तो ये पूरे पाकिस्तान में मुफ्त इलाज देते हैं, मुफ्त तशख़ीस करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो आपके पास ट्रीटमेंट पे लोग हैं वो 13% लोग हैं। इसका मतलब है कि बाकी किधर हैं, जो आपने इनसे क्वेश्चन किया। अब इस 2,10,000 में से अगर आप इसकी प्रिवेलेंस देखें तो 38.4% वो लोग हैं जो कि इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र्स हैं। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मालूमात की फ्राहमी की वजह ना होने की वजह से लोग ये समझते हैं कि ये अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हैं, जिसकी वजह से HIV का जो बढ़ाव है वो पूरे पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। आपने कहा कि की पॉपुलेशंस कौन है, आपकी 5 की पॉपुलेशंस हैं जिसमें ये इस वक्त पाकिस्तान में कंसनट्रेटेड एपिडेमिक के तौर पे फैल रहा है। उसमें से सबसे फर्स्ट जो है वो पीपल हु इंजेक्ट ड्रग्स है, दूसरा ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन है, तीसरा फीमेल सेक्स वर्कर्स हैं, चौथा मेन हैविंग सेक्स विद मेन है, पांचवा प्रिजनर्स हैं। तो आपकी ये वो की पॉपुलेशंस हैं जो कि जनरल पॉपुलेशन के साथ भी इंटरेक्ट करती हैं। इंटरेक्ट इन टर्म्स ऑफ या तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है या सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हैं या माँ से बच्चे को ये मुंतकिल हो रही है। इसमें से एक और ग्रुप है जो कि वनरेबल ग्रुप है, लेकिन वो की पॉपुलेशन में फॉल नहीं करता। अगर आप पिम्स का डेटा उठा के देखें, जो इस्लामाबाद में हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, वहाँ पे मेजॉरिटी वो लोग हैं जो कि माइग्रेंट वर्कर्स हैं और वो डिपोर्ट होकर दूसरी कंट्री से पाकिस्तान आते हैं और वो अपना स्टेटस अपने पार्टनर्स को डिस्क्लोज नहीं करते हैं, और वो उनसे जो होने वाले बच्चे हैं वो भी पॉजिटिव हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा मिस फहमीदा, ये भी बताइए मुझे कि इन 5 जो की ग्रुप्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा किस्में? इनमें सबसे ज़्यादा वो लोग हैं जो 38.4 जो कि मंशियात इस्तेमाल करते हैं, इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स हैं, जो नीडल सिरिंज के इस्तेमाल से 38 वो हैं। एक ही सिरिंज बार बार इस्तेमाल होती है। और हमारे सामने सर आप जब वो थे मिनिस्टर भी थे और हमारे उसमें थे, इक़्तिदार में थे, उस वक्त भी लाड़काना का जो वाक़या हुआ था वो सबसे बड़ा यही था कि वहाँ पे जो रीयूज़ ऑफ सिरिंज है ये 8वां आउटब्रेक था। हमारी काविश ये है कि ये अभी तो की पॉपुलेशन तक एक तरह से आप ये कह लें कि कंसंट्रेटेड है। अगर ये आगे चला जाता है तो क्या हुकूमत पाकिस्तान कल को इसको कंट्रोल कर पाएगी कि नहीं कंट्रोल पाएगी? आपने कहा कि मैं इनके साथ डायरेक्ट राब्ते में हूँ, बिल्कुल डायरेक्ट राब्ते में। एज ए UNAIDS हम लोग डायरेक्ट राब्ते के साथ होते हैं विद द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, कि जहाँ पे अब हम उनको एम्पावर करते हैं कि वो आगे जाएं, रीच आउट करें, आइडेंटिफाई करें, टेस्ट करवाएं और ट्रीटमेंट तक रेफरल लिंकेजेस क्रिएट हों। पूरी आप अगर देखें कि 1986 से ऑनवर्ड्स जो भी डिफरेंट मॉडल्स इवॉल्व हुए HIV प्रिवेंशन के, उसमें जो कम्युनिटी का रोल था ना, मैं समझती हूँ कि पिछले 4 से 5 साल के दौरान वो बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है। लेकिन अभी और मजबूत होने की ज़रूरत है और उस पर मैं डिस्कस करते हैं कि हम किस तरह से कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। डॉक्टर साइमा, ये अद्वियात की बात हो रही थी कि 52 सेंटर्स हैं, पूरे मुल्क में हैं, मुफ्त दवाई मिलती है। ये मुफ्त दवाई गवर्नमेंट फराहम करती है? यहाँ पे गवर्नमेंट इनफ इस पे बजट एलोकेट करती है, खर्च कर रही है इसके ऊपर? हमारा एग्जिस्टिंग जो प्रोग्राम है ज़्यादातर ये ग्लोबल फंड की सपोर्ट से इम्प्लीमेंट हो रहा है, जिसमें जो अद्वियात हैं वो ग्लोबल फंड हमें सपोर्ट कर रहा है प्रोवाइड करने में। 52 सेंटर जो हमारे मौजूद हैं उसमें से 49 सेंटर्स हमारे वो हैं जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में हैं, यानी हुकूमत पाकिस्तान के अस्पतालों में मौजूद हैं। हुकूमत पाकिस्तान इसमें हमें तजुर्बेकार डॉक्टर, तजुर्बेकार स्टाफ देता है जो कि इन मरीज़ों को अद्वियात और इनकी जो क्लिनिकल साइड है या जो हॉस्पिटल सपोर्ट है उसको वो केटर करता है। नेशनल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी हमारे एक्टिव एड्स कंट्रोल प्रोग्राम हैं जो कि इन पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स और फैसिलिटीज़ के साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं ताकि हम HIV के प्रोग्राम और HIV के इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ा सकें, ख़ासकर इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट, इन टर्म्स ऑफ टेस्टिंग, और फिर वो जो 20,000 का गैप है जिनको अपना स्टेटस पता है उनको ट्रीटमेंट पे लाएं और ट्रीटमेंट पे रिटेन करें। अच्छा, जिस तरह फहमीदा भी बता रही थी कि स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है, लोग छुपाते हैं कि वो उनको एड्स है या उनके किसी जानने वाले को इवन एड्स है। तो इस हवाले से जो ये सेंटर्स हैं ये कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी फ्राहम करते हैं, ये मतलब ये इसको यकीनी बनाते हैं कि उनकी जो शनाख्त है वो दूसरों तक ना पहुँचे? जी बिल्कुल। HIV में जो सबसे बड़ी बात है वो कॉन्फिडेंशियलिटी है, और कॉन्फिडेंशियलिटी पूरे कैस्केड में। कैस्केड से मुराद वो कि वो की पॉपुलेशन का मेंबर जिसको हम रीच करते हैं,
क्योंकि हमारे मुल्क में अगेन हम देखें कि जिस तरह की पॉपुलेशंस को हम डिफ़ाइन करते हैं, हम दो मेजर ग्रुप्स को ले लेते हैं। एक वो जो इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र है और दूसरा वो ग्रुप जो इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र नहीं है। सबसे ज़्यादा स्टिग्मा अटैच उन ग्रुप्स के साथ है जो कि इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र्स नहीं हैं। तो वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी प्रैक्टिस या अपने बिहेवियर को डिस्क्लोज़ नहीं करते। तो हमारे लिए एक असूल ये है कि क्योंकि हमने उनकी सेहत को देखना है, पाकिस्तान को एक HIV फ्री मुल्क बनाना है, तो हम उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को बिल्कुल महफूज रखते हैं। बहुत अच्छी बात। अच्छा फहमीदा, मैं अब आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। डॉक्टर साइमा ने शुरू में ये कहा कि पाकिस्तान में ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है लेकिन इवन जो एस्टीमेट है वो 2,10,000 पेशेंट्स हैं। ये तो कोई नंबर ही नहीं है पाकिस्तान के हवाले से, जो 220 मिलियन का हम मुल्क हैं। और जब हम हेपेटाइटिस सी की बात करते हैं या जब हम ट्यूबरकुलोसिस की बात करते हैं या जब दूसरी बीमारियों की बात करते हैं तो वो तो मिलियंस में लोग हैं। ये 2 लाख लोग और आप कह रही हैं कि ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। सर देखिए, अगर आप उसका अंदाज़ा लगाएं ना, 2010 से 2020 के दरमियान 84% इन्फेक्शन रेज हुआ है, ठीक है, और उसमें आपका 2,10,000 औसतन है। ये वो केसेस नहीं है जो रिपोर्ट भी नहीं हो रही, ये सिर्फ एस्टीमेट्स हैं। अब एस्टीमेट मॉडलिंग वर्कशॉप साइमा इज़ द बेस्ट पर्सन टू डिस्कस अबाउट। लेकिन आप ये देखें कि ऐसे कई लोग हैं जो आपने बात की है, बड़ी बड़ी राइटली पॉइंट आउट कि स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन यहाँ पे रिपोर्टेड केसेस वर्सेस अनरिपोर्टेड केसेस है। आपके पास लोग आ ही नहीं रहे हैं। कौन से लोग हैं जो क्रिमिनलाइज्ड पॉपुलेशन है, कौन से लोग हैं जो आपने हॉस्पिटल में शादो नादर ही देखे होंगे। बेशक नहीं, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि 84% बड़ा है तो ये तो नॉन केसेस जो है ना, उन्हीं के बारे में एस्टिमेटेड केसेस के बारे में ही आप कहेंगे ना। जो ट्रैजेक्टरी है वो अब जा रही है। तो यानी नाजरीन के लिए इसको सब यूँ समझाया जा सकता है कि गो के इस वक्त एस्टिमेटेड नंबर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो इसके बढ़ने की रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा है। आपको मैं इससे बता दो चीज़ें। आप एक ये देखेंगे कि ये बीमारी बढ़ कहाँ रही है, इसका हब क्या है, फोकस क्या है। इसका फोकस वो की पॉपुलेशंस हैं या वो एट रिस्क ग्रुप्स हैं। हमारी आबादी बढ़ रही है, हमारी की पॉपुलेशंस का साइज भी बढ़ रहा है। इस वक्त हमारे मुल्क में 1.4 मिलियन लोग हैं जो की पॉपुलेशंस को बिलोंग करते हैं, जो इन 5 कैटेगरीज में आते हैं। अब 14 लाख लोग हैं। अब ये 14 लाख लोग हैं, अगर हर शख्स हम कहते हैं उसका एक पार्टनर है तो 28 लाख लोग हैं जो एट रिस्क हैं। डॉक्टर साइमा, यहाँ मैं आपको रोकूंगा इसलिए कि अब हमने एक ब्रेक पे जाना है, तो ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। बैक नाजरीन। अच्छा, इलाज के मामले में भी मैं एक चाहता हूँ कि चीज़ वाज़े हो जाए हमारे नाजरीन को, और वो ये है कि ये जो अद्वियात हैं जिसे हम ट्रिपल कम्बिनेशन कहते हैं, ये कितना मुफीद है, इसकी अफादियत कितनी है? इसमें पहले हमारे पास मल्टीपल इंडिविजुअल टैबलेट्स या जिसे हम कहते हैं बहुत सी गोलियां आती थी जो कि इकट्ठी हाथ में डाल के ली जाती थी। ये रिप्लेस हुई एक FDC या फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में, जिसका मतलब ये है 3 की बजाय एक गोली। जब एक मरीज़ ट्रीटमेंट पे आता है तो सबसे पहले उसके 2 हफ्ते 1 महीना उसके अपने फिजिशियन के साथ ये सेशन होता है ताकि वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स को मैनेज कर सके। साइड इफ़ेक्ट्स हर इंसान में डिफरेंट तरीके से मैनिफेस्ट होते हैं। किसी को ज़्यादा वॉमिट की फीलिंग आएगी, किसी को डायरिया हो सकता है, किसी को नौजिया हो सकता है, किसी को कोई भी रिएक्शन नहीं हो सकता। तो वो उसका फिजिशियन उसके साथ मैनेज करता है कि आपने दवा खुराक के साथ। मैं असल में आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर एक एड्स का मरीज़ है और वो दवाई प्रॉपरली ले रहा है, उसका मुकाबला अगर एक ऐसे शख्स से किया जाए कि जो एड्स का मरीज़ है और दवाई नहीं ले रहा,
तो इनके दरमियान क्या फ़र्क होगा? देखिए, जो दवा लेगा वो 25 से 30 साल अपनी ज़िंदगी बढ़ा देगा। उसमें वायरस का लोड इस हद तक कम हो जाएगा कि वो एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार सकेगा, वो शादी कर सकेगा, बच्चे पैदा कर सकेगा, एक नॉर्मल ज़िंदगी और दूसरों को इन्फेक्ट भी नहीं करेगा। इन्फेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे हम ट्रीटमेंट एज प्रिवेंशन, जो कि एक ऑप्शन आता है, हम उसको यूज़ कर रहे हो। ठीक है। तो वो जो दवा लेता है, रेगुलर लेता है, पाबंदी से लेता है, वो मेरे और आपकी तरह एक बहुत अच्छी खुशहाल ज़िंदगी, नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है, बशर्ते कि वो दवाई ले। जी, ये बहुत अहम नुक्ता है। फहमीदा, ये बताइए मुझे कि पाकिस्तान में जो एड्स के मरीज़ हैं, उनकी कोई आपस में, चूंकि आप कम्युनिटी में काम करते, तो उनकी कोई आपस में एसोसिएशन भी है, वो आपस में लिंक्ड भी हैं, उनकी फलाह बहबूद के लिए भी कोई काम होता है? सर, बहुत पहले से एसोसिएशन ऑफ पीपल लिविंग विद HIV, जब आप कम्युनिटी एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो उनको एम्पावर आप विद इन, ओवर द रिसोर्सेज, आउटसाइड द रिसोर्सेज आप उनको करते हैं, और उसके लिए उनके लिए अपने प्लेटफॉर्म्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है। सो UNAIDS जो है बेसिकली वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और बाकी जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ काम करती है। इसमें डिफरेंस है, इसमें वो की पॉपुलेशन जो ये 5 की कैटेगरीज हैं, और एक वो लोग हैं जो ऑलरेडी HIV पॉजिटिव हैं। जो ऑलरेडी HIV पॉजिटिव हैं उनके लिए एसोसिएशन ऑफ पीपल लिविंग विद HIV है। और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से नाज़रीन को ये बताना चाहूँगी कि उनकी एक हेल्पलाइन है विच इज़ कॉल्ड 0800 22209। मैं फिर रिपीट करूँगी, 0800 22209। इस पर आप किसी भी लैंग्वेज में किसी भी वक्त कॉल करके कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फ़ोन उठाता है? फ़ोन उठाते हैं, और उनकी 24/7 उनकी हेल्पलाइन है। और उस पर आप खाली इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते बल्कि कंप्लेन भी कर सकते हैं कि अगर आपको कोई ऐसा इम्तियाजी सलूक किसी भी हेल्थ केयर सेंटर से मिलता है, आप फ़ोन उठाएं और आप बताएं कि यहाँ इनकी वेबसाइट भी होगी। इनकी वेबसाइट भी है। इसमें जो आप इनसे क्वेश्चन कर रहे थे ट्रीटमेंट के बारे में, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है हमारे नाजरीन को बताना कि जब आप ट्रीटमेंट एडेरेंट होते हो, यानी आप मुस्तकिल 6 माह तक भी अपनी मेडिसिन रखते हो, और ये तो है बिल्कुल आम, इसी तरह से है जैसे आपको डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, और आपने सारी ज़िंदगी मेडिसिन लेनी है, तो आपका वायरस आपकी बॉडी में दब जाता है। जब आपका वायरस दब जाता है तो आप किसी को मुंतकिल नहीं कर पाते हो। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और मैं इसलिए ये बताना चाहूँगी कि जब लाड़काना का आउटब्रेक हुआ तो उसमें माओ ने अपने बच्चों को दवाइयाँ देनी छोड़ दी थी, और दूध पिलाना छोड़ दिया था, अपनी गोद में लेना छोड़ दिया था। तो हमने इस पे भी ज़रा तफसील से बताइए कि अगर माँ सेहतमंद है और उसका बच्चा ले रही है, अगर उसको एड्स हो गई है, या फॉर दैट मैटर माँ को अगर एड्स है, तो क्या वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर सकती है? कर सकती है जी, बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। ये ग्लोबल एविडेंस है। तो दूध में, माँ के दूध में वायरस ट्रैवल नहीं, दवाई अगर ले तो, अगर दवाई ले तो। अच्छा, एक बहुत अहम सवाल मैं आप दोनों से करना चाहता हूँ, आप दोनों इसका जवाब दें अपने अपने महारत के हवाले से। पाकिस्तान में अगर कोई एक शख्स है जिसको कि ये शक पड़ गया है कि उसको कहीं एड्स ना हो, वो क्या करे? अगर उसको शक है और वो किसी इदारे में, हस्पताल में सर्विस लेने नहीं जाता, तो अब HIV सेल्फ टेस्ट किट भी अवेलेबल है। ये प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में भी अवेलेबल है, और कंट्री में अभी फुल तरीके से ये इंट्रोड्यूस भी हो रहा है। एक तो वो सेल्फ टेस्ट कर ले अपने आप को, फिर और क्या करे? सेकेंडली वो ये करे कि उसके घर के करीब जो अस्पताल है, जो ART सेंटर है, ये वहाँ जाए। ये कैसे उसको पता लगेगा कि कौन सा ART सेंटर है? ये वो गूगल कर सकता है। हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है NACP.gov.pk, वहाँ पे 52 सेंटर्स की डिटेल्स अवेलेबल है। अच्छा जी, आखिर में चूँकि 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे होता है, तो इस दफ़ा उसका जो थीम है वो है बराबरी या इक्वलाइज। तो इस हवाले से आप आखिरी मैसेज देना चाहते हैं पाकिस्तान में अपने नाजरीन को कि एड्स डे के हवाले से उनके लिए क्या चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना? एड्स डे के लिहाज से जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हमें एड्स के मरीज़ से नहीं, बीमारी से दूर रहना चाहिए, बीमारी से नफरत करनी चाहिए, बीमारी से परहेज़ करना चाहिए। जो मरीज़ है, इनकी बात को आगे ले जाते हुए मैं कहूँगी कि HIV का स्प्रेड और हेपेटाइटिस C का स्प्रेड, दोनों का मोड ऑफ ट्रांसमिशन कॉमन है। एक ही है। तो जिस तरह हमने हेपेटाइटिस C को एक्सेप्ट किया, हम उसका इलाज कराते हैं, इसी तरह हम HIV को एक्सेप्ट करें, इसका इलाज कराएं, और हम ये कोशिश करें कि जो भी वजह है जिसकी वजह से मैं या वो शख्स इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो वो शख्स आगे ट्रांसमिट ना करे।
और एड्स के मरीज को अछूत ना समझें। जी फहमीदा, आप? मेरी तो ये ख्वाहिश होगी सर कि एक वक्त आए कि पाकिस्तान में, अभी तो ये सिर्फ 52 सेंटर है जो सिर्फ टर्शरी केयर पर है, एक वक्त है कि जहाँ पे BHU लेवल पे भी हमारी ये टेस्टिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों। डॉक्टर साइमा पराचा, मिस फहमीदा खान, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में। नाजरीन, आपने सुना अपने हमारे माहिरीन की मदद से बहुत मुफीद मालूमात उन्होंने दी एड्स की बीमारी के हवाले से कि पाकिस्तान में गो के ओवरऑल जो तादाद है लोगों की, गो के उसके बारे में मालूमात कम हैं, लेकिन जो तखमीने भी हैं वो तो अपनी जगह पे, लेकिन ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है कि वो बहुत तेज़ी से एड्स पाकिस्तान में बढ़ रही है। एशिया के सरे फ़हरिस्त ममालिक में पाकिस्तान का शुमार होता है। और दूसरी जो बहुत अहम बात हमें पता लगी कि अगर इलाज करवा लिया जाए तो सेहतमंद ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। एड्स के बारे में हमें लोगों को तज़हीक का निशाना नहीं बनाना चाहिए, उनको स्टिग्मेटाइज़ नहीं करना चाहिए, और इस हवाले से जो मालूमात हमें मौजूद हैं दूसरों तक भी पहुँचानी चाहिए। एड्स प्रोग्राम, UN एड्स और दीगर एसोसिएशन फॉर पीपल लिविंग विद एड्स इन पाकिस्तान और दीगर कई कम्युनिटी के इस तरह के इदारे हैं कि जहाँ से न सिर्फ आपको सही और अच्छी मालूमात मिल सकती हैं बल्कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिल सकती है। आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।